Trial of Rajanand Kumar, 1775, a judicial matter. Event before the trial. Rajanand Kumar was once governor of Hooghly under Nawab Sirajuddaulah in year 1756. During the period of Clive, Rajanand Kumar had become loyal towards the East India Company in year 1757. एक्चुअली ये सब्जेक्ट है प्लासी के युद्ध के बाद का। तब क्लाइव के ज़माने में जब ये गवर्नर के पद पे काम कर रहे थे तो ये इनको ब्लैक कॉलोनल कहा जाता था, ब्लैक कॉर्नल कहा जाता था। अब हम इसके उस पॉइंट पे फोकस करना चाह रहे हैं जिससे वो उनको अपने ही जाल में फंसा लिया जाता है। और मेन रोल इसमें केवल और केवल वारेन हेस्टिंग्स का होता है। वो जो है 2 पॉइंट पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। वो ये है, हिज लॉयल्टी हैड बिकम द काज ऑफ हिज डेथ, जुडिशियल मर्डर। In year 1775 brought several charges of bribery and corruption against Governor General Warren Hastings. Actually, Warren Hastings was WH was the then governor of Calcutta. Governor General and his council means he is the governor of all British India. नेक्स्ट पॉइंट जिसमें उसके कंप्लेंट और कुछ चार्जेज हैं, हम वो उसको 3-4 पॉइंट हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ऑन 11 मार्च 1775 Rajanand Kumar gave a letter containing complaint against Warren Hastings to Francis, a member of the council. Francis was the member of council, means governor in council. Francis was the member of the governor council and the presiding officer WH होता था, वारेन हेस्टिंग्स होता था उस टाइम। फ्रांसिस presented that letter same day in the meeting of council. उसी समय जिस समय नंद कुमार ने मीन्स नंद कुमार ने चार्जेस का लेटर फ्रांसिस को दिया, उसी दिन उसी मीटिंग में काउंसिल की मीटिंग में ही फ्रांसिस ने प्रेजेंट कर दिया, मिस्टर फ्रांसिस ने उसे प्रेजेंट कर दिया। इन हिज लेटर, मतलब लेटर ऑफ द नंद कुमार, complaint Rajanand Kumar stated that in 1772 when he was जब राजानंद कुमार 1772 में गवर्नर का काम कर रहा था, उस टाइम वो जो है जो ब्राइबरी लिया था, WH पे जो चार्जेस था, वारेन हेस्टिंग पे जो चार्जेस था, वो 2 चार्जेस था और दोनों ब्राइबरी का था। और इसको जो कहते हैं कि ये करप्शन और ब्राइबरी दोनों था। तो पहले इसके जो पहला जो चार्जेस था वो था कि वारेन हेस्टिंग्स ने गुरदास को दीवान बनाने के लिए रुपए 1,40,000
4105 ब्राइब के रूप में लिया था। किसे लिया था? गुरुदास से। गुरुदास से लिया था। किस लिए? अपने को दीवान बनाने के लिए कहीं का। दूसरा जो ब्राइबरी का चार्जेस था, जो जिसके सारे लेटर और दस्तावेज राजा नंद कुमार द्वारा उस काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था, वो था कि मुन्नी बेगम से जो लिया गया था वो था 2.5 लाख रुपए। इसको जो जिसने ब्राइब किया था वो थी मुन्नी बेगम। किस लिए? अपने को मुबारक उद दौला का गार्जियन नियुक्त होने के लिए। अब नियुक्त करने का श्रेय जाता, जो करता वो वारेन हेस्टिंग्स ही करता, इसलिए उसको ये ब्राइब दिया गया था और इसका बाकायदा लेटर भी उन्होंने बनाया हुआ था और उसका ओरिजिनल लेटर अपने पास रखा रहा। ये बाद में अगले जो घटनाओं का क्रम आएगा उसमें बताते रहेंगे। ये 2 तरह का जो चार्जेस जो है वारेन हेस्टिंग्स पे एन.के ने लगवाया था, राजा नंद कुमार ने लगाया था और ये लेटर उसके ही एक मेंबर जो फ्रांसिस था उसको दे दिया था। अब इसके बाद ये लेटर है। अब इसका प्रूफ की बात हो रही है कि इसके फैक्ट में एक प्रूफ देते हैं। वास्तव में ये ट्रायल नंद कुमार का है, लेकिन ऐसे जैसे लग रहा है कि अभी ये ट्रायल वारेन हेस्टिंग्स का हो रहा है। इसलिए यही मेन कारण था जिससे कि जुडिशियल मर्डर हुआ नंद कुमार का। प्रूफ में क्या हुआ? प्रूफ की बातें मैं करता हूं तो 13 मार्च 1775 ईस्वी को काउंसिल को एक लेटर नंद कुमार से प्राप्त हुआ और वो जो उस लेटर को उसी दिन उसके सब्जेक्ट मैटर को, कंप्लेंट को काउंसिल ने, जो काउंसिल थी उसने उसको डिस्कस किया। काउंसिल ने डिस्कस किया और वो जो लेटर दिया था वो नंद कुमार ने दिया था, एन.के ने उस काउंसिल में जाकर के इन्होंने दिया था। दूसरी बात है कि दूसरा जो लेटर था वो नंद कुमार ने ऑफर किया था और कुछ बाउचर्स थे। जो बाउचर्स थे वो ब्राइबरी को प्रूव करते थे, सपोर्टिंग द चार्ज ऑफ ब्राइबरी अगेंस्ट डब्ल्यू.एच। ये जो बाउचर थे ये डब्ल्यू.एच के अगेंस्ट में प्रयोग किया गया था एन के द्वारा और वो प्रूव करते थे कि इन्होंने डब्ल्यू.एच ने वारेन हेस्टिंग्स ने ब्राइबरी लिया हुआ था। अगला पॉइंट है, इस काउंसिल की मीटिंग में मानसून एक वही मेंबर था। मानसून जो है काउंसिल का मेंबर था। फ्रांसिस जैसे काउंसिल का मेंबर था वैसे ही मानसून भी उसका मेंबर था। मूव्ड ए मोशन टू कॉल एन.के बिफोर इट। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न नंद कुमार को इस मीटिंग में बुला लिया जाए और उससे आमने सामने बात की जाए। अब इसके आगे का स्टोरी हम स्टेप बाय स्टेप रखते जा रहे हैं। अब इसका जो पॉइंट है, जो वारेन हेस्टिंग्स था वही मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा था, वही गवर्नर जनरल भी था और इस मोशन को कि अब नंद कुमार को हमारे इस मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा, उसको जो है वो इस मीटिंग में नहीं चाह रहा था कि इस तरह का उसके चरित्र के विरुद्ध इस तरह का बातें खोली जाए। और उसने क्या किया कि उस केस को, मतलब उस मीटिंग में बैठा हुआ था, वो नहीं चाह रहा था कि उसकी सुनवाई हो और वो सीट छोड़ करके चला गया। अब क्या हुआ कि अब इस तरह के विरोध के बावजूद भी मानसून ने इस मोशन को कंटिन्यू रखा
और मेजॉरिटी वोट से इस काउंसिल को पास किया और कहा कि केवल केवल वारेन हेस्टिंग्स को ही अधिकार नहीं है कि वो मीटिंग को डिसॉल्व कर दे। हम लोग जब तक मीटिंग के सारे लोग सहमत होकर किसी को डिसॉल्व नहीं करते, वो डिसॉल्व नहीं होती है। और इस वजह से इन्होंने क्लेवरिंग एक मेंबर थे, वो सीनियर मेंबर थे, उनको उस मीटिंग का जो मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में नंद कुमार को बुलाया जाना था, उसको प्रिसाइड कर रहे थे। जब वारेन हेस्टिंग्स को छोड़ के चले गए क्योंकि वो उनके विरुद्ध था, तब उनके सीनियर मेंबर्स को क्लेवरिंग को उस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारे मेंबर्स ने मिलकर के अपॉइंट किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसन के मोशन के हिसाब से नंद कुमार वाज कॉल बिफोर द काउंसिल टू प्रूव द एलिगेशन अगेंस्ट इन। तब अब मानसन ने जो मोशन लाया हुआ था उसको वहाँ पर अब नंद कुमार को बुलाया गया उसके अगेंस्ट में ये प्रूव चार्जेज जो है वो प्रूव करने के लिए। इस चार्ज को प्रूव करने के लिए बहुत सीधा सा काम उन्होंने किया कि जो लेटर लिखा हुआ था मुनीबाई का, उसने उस लेटर को उनको उस मीटिंग के सामने प्रस्तुत कर दिया जो पर्शियन भाषा में लिखा हुआ था। और अब फिर इसके बाद आगे का जो स्टोरी वो क्या होता है कि जब राजा नंद कुमार इस तरह से एग्जामिन किए जा रहे थे तो काउंसिल ने एक लीडिंग प्रश्न पूछा। काउंसिल का एक मेंबर बहुत लीडिंग क्वेश्चन पूछा कि वाज ही एवर अप्रोच बाय WH मीन्स वारेन हेस्टिंग्स आर हिज मेन फॉर द लेटर ऑफ द मुन्नी बेगम। क्या ऐसा हुआ था कि कभी आपके पास वारेन हेस्टिंग्स या उसका कोई आदमी वो लेटर लेने के लिए गया हुआ था? तो इसके उत्तर में राजा नंद कुमार कहते हैं कि निश्चित एक व्यक्ति था जो कांता बाबू थे। कांता बाबू हमारे पास आए थे, वो जो कि वारेन हेस्टिंग्स के आदमी हैं, और कहे कि हमको ये लेटर जो है जो मुन्नी बेगम ने पर्शियन भाषा में लिखा हुआ उसकी मूल कॉपी दे दीजिए। उन्होंने एक कॉपी दे दी, लेकिन वो वास्तव में मूल कॉपी नहीं थी, वो उसकी सेकेंड कॉपी थी। और ओरिजिनल कॉपी उन्होंने रखा और वही उसके सामने वो उस मीटिंग के जो मीटिंग चल रही थी काउंसिल के सामने उन्होंने रख दिया। फिर सवाल आगे आया है कि वो कांता बाबू जो है, कांता बाबू को बुलाया जाने लगा। कांता बाबू को उस काउंसिल द्वारा कई बार बुलाया गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के निर्देशों से उनके संकेतों पर उपस्थित ही नहीं हुआ। तो अब बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी पूरी काउंसिल को कि अब होना क्या है। फिर इसके बाद क्या है कि द काउंसिल मेजॉरिटी डिसमिस द राजानंद को, मेजॉरिटी से राजानंद कुमार के इस बात को बरी कर दिया, इसको छोड़ दिया कि हाँ इन्होंने सही चार्जेज लगाया, डिसमिस कर दिया। एंड फाउंड दैट द चार्जेज लेवल बाय हिम अगेंस्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स वेर ट्रू। मतलब कि इतना एग्जामिन करने के बाद ये समझ में आ गया कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। अब ये पता चल गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने कुल ब्राइबरी के रूप में 3,54,105 रुपये प्राप्त किए हैं, और वो काउंसिल के जो सारे मेंबर्स हैं उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि WH मतलब वारेन हेस्टिंग्स को ऐसी सारी पूरी की पूरी राशि जो 3,54,105 रुपये की है वो कंपनी के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाए। ऐसा जो है वारेन हेस्टिंग्स को करना पड़ा। अगला है फैक्ट ऑफ द केस। इतना जो है काम किया गया नंद कुमार के द्वारा, और यही इसको दर्शाता है कि वो जो है कंपनी के प्रति कितना लॉयल था। इसी लॉयल होने की वजह ने इसकी जान ली, किसी ने उसको और बचाने की कोशिश नहीं की। जबकि इसने इतने पैसे की, इतने रुपये की, उस टाइम 3,54,000 बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, लेकिन किसी ने कोई कोशिश नहीं की।
आगे की जो स्टोरी है, अब आगे का जो खेल है वो खेला जाता है वो केवल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कुछ महीने बीतने के उपरांत राजा नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ एक फेक्स होते हैं, फेक्स ये नाम है, जिसमें कि एक जोसेफ फेक्स है और फ्रांसिस फेक्स है, ये दो लोग हैं। राजा नंद कुमार, दो फेक्स ब्रदर और राधा चरण को एक कॉन्स्पिरेसी के केस में गवर्नर जनरल और उसका एक साथी था बेरवेल। वो बेरवेल जो है वो था, उसका काउंसिल का मेंबर था। वो इन दोनों ने मिल करके इनके ऊपर एक षड्यंत्र का केस लाया, सुप्रीम कोर्ट में रखा। बेयरवेल जो है वो WH का बहुत फेवरेट मेंबर था, साथी था, लेकिन मेंबर भी था वो काउंसिल का। उन लोगों का केवल इंटेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट नंद कुमार फेक और राधा चरण को कॉन्स्पिरेसी केस में फंसा दे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये जो केस नंद कुमार के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चलाया जाना था, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल था, तो उसको करीब करीब इसमें छोड़ ही दिया। फिर आगे का पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रायल ऑफ नंद कुमार फॉर कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूड टुगेदर विद द अनदर ट्रायल ऑफ हिज फॉर फोर्जरी। अब तो उसके साथ उसके कॉन्स्पिरेसी के साथ वो फोर्जरी का केस भी चलाया गया और फिर बाद में फोर्जरी का केस छोड़ दिया गया। इन द कॉन्स्पिरेसी केस द SC डिलीवर्ड its judgment in July 1775. Facts were found, but judgment was reserved against the Nand Kumar on the account of the forgery case. तो अब क्या हुआ, जो फेक ब्रदर थे उनको जो है फाइन लगा करके, जुर्माना लगा करके छोड़ दिया गया, लेकिन नंद कुमार को का जो जजमेंट था उसको रिजर्व कर लिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो WH है, मतलब वारेन हेस्टिंग्स है, सारे तरह के रिसोर्स अपना इस्तेमाल किया जिससे कि नंद कुमार पर फोर्जरी का मामला चल पाए। तो अब इस षड्यंत्र में इसने क्या किया कि द चार्जेज ऑफ फोर्जरी अगेंस्ट नंद कुमार ब्रॉट बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन मई 1775, मतलब मई 1775 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अब फोर्जरी का चार्जेज लाया गया, कूट रचना का चार्जेज लाया गया, विच वॉज कंसर्न टू ए बॉन्ड or deed claimed as a acknowledgement of debt from Bulaki Das, the banker, which it said was executed by him in 1765. अब उन आधारों पे जो कि 1765 ईस्वी में बुलाकी दास जो कि एक बैंकर था, उससे ऋण और कुछ बंद पत्र और डीड और कोई विलेख बनाया गया था, जिसमें कि नंद कुमार को कुछ पैसा दिया गया था। तो इसको नंद कुमार बाद में प्रूव कर देता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। और फिर आगे क्या होता है कि बुलाकी दास से और नंद कुमार से बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन 1965 के कुछ ही दिन बाद जो है बुलाकी दास की मृत्यु हो जाती है और पूरा विश्वास करता था कि नंद कुमार हमारे पत्नी और जो बच्चे हैं उनकी देख रेख करेगा, उस पर ध्यान रखेगा। लेकिन बाद में मामला बहुत ही उलट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। मोहन प्रसाद ब्रॉट ए चार्ज ऑफ फोर्जरी ऑन 6 मई 1775 बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस इन द टाउन ऑफ कलकत्ता। 6 मई 1775 ईस्वी को मोहन प्रसाद एक अलग मामला है, जो बुलाकी दास वाले लेन देन की बात में फोर्जरी का केस जो है कलकत्ता में जस्टिस ऑफ पीस के पास ले आता है। और जस्टिस ऑफ पीस को जो प्रोसाइड कर रहे थे ले मैजिस्ट्रेट और हाइट थे, जो मैजिस्ट्रेट के रूप में इस जस्टिस ऑफ पीस में काम कर रहे थे। और अब क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट ने उस केस को सुना और लेट नाइट तक, देर रात तक इसके एविडेंस को भी जांचा परखा। अब आगे हम थोड़ा कुछ और फोकस करते हैं। जो मजिस्ट्रेट का नाम ली मैजिस्ट्रेट और हाइट था, नाम लिख देते हैं, ली मैजिस्ट्रेट एंड हाइट, HYT हाइट था।
ये जस्टिस ऑफ पीस को प्रिसाइड कर रहे थे और इनका इनका जो काम था, द मजिस्ट्रेट हैड सेटिस्फाइड विद द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस था, मतलब मोहन प्रसाद और उसके जो विटनेसेस थे, उसको इन्होंने जांचा, एग्जामिन किया और ऑर्डर दी शेरिफ। जब एग्जामिन किया तो उसके बाद जो वो सही पाया गलत पाया, कुछ इसका कहीं डिटेल मिलता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो ये प्रूव कर दिए कि इन्होंने फोर्जरी की है। तब क्या हुआ कि ये जो मजिस्ट्रेट थे, शेरिफ, उस टाइम शेरिफ हुआ करता था, दरोगा की तरह काम करता था, और जो प्रिजन के कीपर थे उनको आदेश दिया कि अब नंद कुमार को सेफ कस्टडी में रख लिया जाए। सेफ कस्टडी का मतलब जो जुडिशल कस्टडी में रख लिया जाना होता है और उसको जेल में रख दिया गया जब तक कि ऐसे केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। पूरी सुनवाई हो जाएगी और वो अगर छूटने वाले होंगे तो छूट जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वीडियो ये बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन पॉइंट्स ऐसे ही 7 मार्च 1775 को मोहन प्रसाद gave a bond prosecute Nand Kumar in SC. Chief Justice, their petitioner Judge Supreme began the hearing of 8th May 1778. 7 मार्च को अब उस बांड के सारी प्रतियां जो कि एक फोर्जरी के रूप में उसको लगा, चीफ जस्टिस उस टाइम एलिया एमपी थे और उनके जो 3 पिछले जज थे उनकी कोर्ट में मामला ले आया 7 मई 1775 को और 8 मई को ऐसी सुनवाई शुरू हो गई। ऑन द एडवाइस ऑफ वशिष्ठ, मोहन प्रसाद एंगेज दरहम। मोहन प्रसाद जो है एक काउंसिल थे, उसको उन्होंने एंगेज किया, उनको वकील के रूप में रखा। मोहन प्रसाद जो कि अपोजिट पार्टी थे नंद कुमार के, और थॉमस फेरर वाज अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल ऑफ नंद कुमार। थॉमस फेरर जो है नंद कुमार के डिफेंस काउंसिलर थे, वो उनके वकील थे। और थॉमस फेरर ने बहुत मेहनत की, बहुत इन्होंने इस सुनवाई में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन बचा नहीं पाया। नेक्स्ट पॉइंट है दी ट्रायल ऑफ नंद कुमार बिगन ऑन 8 जून 1775। अब नंद कुमार का ट्रायल जो है 8 जून 1775 को शुरू हो गया और लगातार 8 दिनों तक चलता रहा बिना किसी एडजर्नमेंट के। कोई एडजर्नमेंट नहीं हुई, कोई कार्रवाई रोकी नहीं गई। सुबह 8 बजे से लोग कार्रवाई करने के लिए बैठ जाते थे, सुनवाई के लिए बैठ जाते थे और देर रात तक सुनवाई होती रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फेरर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कहा कि इनका जुरिस्डिक्शन कैसे हो सकता है। 1774 में ये मामला, ये कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है और ये मामला 1765 ईस्वी का है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे जुरिस्डिक्शन के मामले को डिनाई कर देता है और कोई फायदा नहीं होता है फेडरल केस प्ली का कि जुरिस्डिक्शन उसका है कि नहीं है। अब नंद कुमार therefore pleaded not guilty and stated that his entire transaction with बुलाकी दास were correct and genuine। अब जब नंद कुमार के प्लीडिंग की बात होती है तो उसके द्वारा कहा जाता है कि देखिए मैं बिल्कुल ही गिल्टी नहीं हूँ, मैं इसमें बिल्कुल अपराधी नहीं हूँ, क्योंकि जो बुलाकी दास के साथ ट्रांजैक्शन किया गया था वो बिल्कुल सही और जेन्युइन है, वो मानता है। फिर दी कोर्ट सेट एवरी डे। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट 8 बजे वो कोर्ट सुनती थी, सारे विटनेसेस को एग्जामिन करती थी लेट नाइट तक। समटाइम प्रोसीडिंग वेयर डिलेड ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द जजेज। जब कभी कभी ऐसी जो प्रोसीडिंग वो चल रही होती है तो वो जजेज के बिना जानकारी, मतलब उनको इग्नोरेंस की वजह से कि जो है मामला ऐसा है कि इंडियन ट्रेडिशन का है, तो जान नहीं पाते थे कि वास्तव में ये लोग लेन देन करते हैं तो इनके क्या रेट्स होते हैं। इन सब मामलों को लेकर के कभी कभी ये लोग देरी कर देते थे और कभी कभी ट्रांसलेशन का मामला भी आता था तो भी। और क्योंकि सब जो लेटर्स है अक्सर पर्शियन उर्दू आदि में लिखा गया होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स वेयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेज।
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स डिफरेंट लैंग्वेज में होता था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता था और इससे थोड़ा देरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट है जजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ डिफेंस इन मिनट। अब जब जजेज विटनेसेस का एग्जामिनेशन करते थे और निश्चित रूप से इंटेंशन साफ होता है कि 1 मिनट भर में वो उसको निपटा देते थे। प्रोसिक्यूशन काउंसिल जो किंग काउंसिल थे, ये इनकी एक प्ली थी कि अगर हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन करते हैं और उसको निपटाते हैं और विटनेसेस को निपटाते हैं, तो उनका एक प्ली था कि जो किंग काउंसिल हैं जो कि इंग्लैंड में है, वो भी कैपेबल होते, इनएफिशिएंट होते अगर इस तरह का एग्जामिनेशन करना होता तो। अच्छा, खैर उनका आरोप लगाना था, उन्होंने लगा दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग एंड क्रिएटेड सीरियस डाउट। इससे बिल्कुल पता चलता है कि ये जो है बहुत ही आश्चर्यजनक था और सीरियस संदेह उत्पन्न होता है और कि इस तरह का जो जजेज जो काम कर रहे थे वो पार्शियल था, इम्पार्शियल था, मतलब एकदम पार्शियलिटी से भरा हुआ उनका काम था। द ट्रायल कंटिन्यू टिल द मिडनाइट ऑफ 15 जून 1770। 15 जून की रात तक ऐसा जो है सुबह 8 बजे शुरू होता था और ये कार्रवाई चलती रही। 16 जून की मॉर्निंग में एलिजा एमपी जो चीफ जस्टिस समझ द होल केस। 16 जून को ये केस पूरी तरह से इसकी सुनवाई समाप्त हो जाती है। द जजेस गिव द यूनानिमस वर्डिक्ट गिल्टी, और सभी जज मिल करके नंद कुमार को गिल्टी ठहरा देते हैं फोर्जरी के मामले में। फिर इसके बाद रिजेक्टिंग ऑल द डिफेंस ऑफ द चीफ जस्टिस पास द डेथ सेंटेंस अंडर द एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज पार्ट 1729। 1729 के फोर्जरी एक्ट बना हुआ था, उसके तहत चीफ जस्टिस ने अनंत कुमार को गिल्टी ठहराया और इसके दोषी ठहराया। और इसमें होता क्या था अब देखना है। 16 जून 1775 को 16 जून 1775 से 4 जुलाई 1775 तक विभिन्न तरह के प्रयास किए गए जिससे कि नंद कुमार के जीवन को बचाया जा सके, लेकिन सब असफल रहा। द डिफेंस काउंसिल डिसाइडेड टू टेक ए अपील टू द किंग इन काउंसिल एंड ये जो है जो फेरर थे जो उनके काउंसिल थे, वो चाहते थे कि इसकी अपील किंग इन काउंसिल में हो, जो बाद में प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना गया। और इस तरह का पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। द कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन, इस पिटीशन को भी एकदम रिजेक्ट कर दिया गया। हम अंत तक बढ़ते हैं बहुत जल्दी ही। इफर्ट वेर आल्सो मेड टू सीक द असिस्टेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल बट ऑल इफर्ट्स हैड बीन बिकम वर्थलेस। अब जो मेंबर्स थे काउंसिल के उससे भी प्रयास किया गया कि वो थोड़ा कुछ उसमें राहत दें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 27 जून को काउंसिल रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम द नवाब रिकमेंडिंग सस्पेंशन ऑफ दिस सेंटेंस अंटिल द प्लीजर ऑफ हिज मैजेस्टी वाज नोन। अब एक पार्डन के लिए इनका नवाब का लेटर आया कि इनको पार्डन क्यों न कर दिया जाए और ऐसा लेटर भेज दिया जाए किंग इन काउंसिल। ऐसा जो किंग है जो ब्रिटेन में बैठा हुआ उनके पास भेज दिया जाए जिससे कि वो पार्डन कर पाएँ। द काउंसिल फॉरवर्डेड दिस लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट, द काउंसिल फॉरवर्डेड टू दिस लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट। काउंसिल में रखा गया लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया उस लेटर को आगे बढ़ाने के लिए जिससे कि उनको पार्डन मिल सके। राजा नंद कुमार को इस तरह से 5 अगस्त 1775 को सुबह 8 बजे कुली बाजार में, जो कि फोर्ट विलियम के पास में ही था, सरेआम फांसी पे लटका दिया गया। इस तरह से ये इनका मर्डर के साथ जुडिशियल मर्डर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।